सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। बेटा, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। इन सभी पादपों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुँचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन सभी अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें निष्कासित किया जा सके। क्या आपको जानकारी है कि यह सब कैसे संभव होता है? क्या आपको रक्त वाहिनी और हृदय दिखाई दे रहे हैं? रक्त वाहिनी और हृदय संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिचालन तंत्र बनाते हैं। इस अध्याय में हम जंतुओं और पादपों में पदार्थों के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। 11.1 परिचालन तंत्र। रक्त। जब आपके शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो क्या होता है? रुधिर या रक्त बाहर बहने लगता है। बेटा, जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो हमारे शरीर का रक्त बहने लगता है। परंतु रक्त है क्या? रक्त वह द्रव या तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। रक्त ही फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक स्थानांतरित करता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को निकासित करने के लिए उनका संवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों का किस प्रकार संवहन करता है? रक्त एक द्रव है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा रक्त के निम्न भाग को, जो तरल भाग होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिका जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहते हैं उपस्थिति होती है, जिनमें एक लाल रंग का वर्णक होता है जो हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक लाल रंग का रक्त होता है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर शरीर के सभी अंगों में और अंत के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं का कुशलपूर्वक ऑक्सीजन की आपूर्ति कठिन हो जाता है। लाल रक्त के इन वर्णक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में इन कोशिकाओं के अलावा कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहलाती हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को ख़त्म कर देती हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। खेलते वक्त गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान में खून बहने लगा। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप बंद हो गया और कटे हुए स्थान पर गहरे लाल रंग का एक धब्बा जम गया। जो धब्बा किसे कहते हैं? जब चोट लग जाती है तो नीले रंग का निशान पड़ जाना। रक्त का धब्बा जम जाना उनमें एक अलग प्रकार की कोशिका की उपस्थिति की वजह से होता है जो प्लेटलेट्स पट्टिकाणु कहलाती है। रक्त वाहिनी। शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार की रक्त वाहिनी उपस्थित होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित
करती है। आपको जानकारी है कि अंतःश्वास के दौरान ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इसी ऑक्सीजन की संचरण शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाकर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से ये फेफड़े में जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बहाकर बाहर निकाल दी जाती है, जैसे कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर के 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनी हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अंत धमनियों की भित्तियाँ मोटी तथा प्रत्यक्ष होती है। हम धमनियों में रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि ये क्रियाकलाप में बताया गया है। आपने दाहिने हाथ के माध्यम की तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतर भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति धक धक महसूस होती है? क्या स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी नब्ज कहलाता है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखें कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। कलाई में नाड़ी का स्पंदन को अनुभव करना। आपको 1 मिनट में कितनी नाड़ी स्पंदन गिने। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में सामान्य किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है। अपने शरीर के अन्य भागों का पता लगाइए। यहाँ आप नाड़ी स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। अपने पाठ्यों से चर्चा कीजिए। प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन की दर गणना कीजिए। उन रक्त वाहिनियों को जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में से लाकर वापस हृदय में लाती है, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे बालक उपस्थित होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की तरह ही प्रभावित होने देते हैं, जैसे कि परिसंचरण तंत्र का अवस्था है। ये क्या है? कोशिका है, ये धमनी है, ये शिरा है, ये फेफड़े हैं, ये इनके नाम है, ये हृदय दिया गया। क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर दोबारा अत्यधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाता है। कोशिका कहलाते हैं। ये क्या कहलाती हैं? कोशिका कहलाती हैं। कोशिका दोबारा वापस मिलकर शिराओं को बनाती हैं। ये कोशिकाएं हैं जो आपस में मिलकर ये शिराओं को बनाते हैं, जो रक्त हो हृदय में ले जाती है। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों का सेवन करने के लिए की भांति कार्य करता है। यह लगातार धड़कता रहता है। ऐसे पंप के बारे में सोचिए जो वर्षा तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव सी बात प्रतीत होती है कि हमारा हृदय जीवन भर बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के विषय में कुछ जानकारी करें। हृदय वृषण गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर का होता है। जैसे कि ये चित्र दिया गया है मानव हृदय का काट चित्र। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन समृद्ध
रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। परिचरण तंत्र की कार्यविधि को जानने के लिए हृदय के दाईं तरफ से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। चित्र में तीरों द्वारा हृदय में, फेफड़े में तथा वापस हृदय में रुधिर के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है। यहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। हृदय संपर्द कंठ की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से विक्षेपित और संकुचन करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन तथा उनके बाद होने वाली लयबद्ध विक्षेपित दोनों मिलकर हृदय संपर्द कहलाता है। ध्यान रखिए, हृदय का संपर्द जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वृक्ष की बाईं ओर हाथ रखें तो अपने हृदय धड़कन को अनुभव कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय संपर्दन को नापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हृदय संपर्द की ध्वनि को अवरोधित करने की युक्ति के रूप में करते हैं, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे छोर पर 2 ईयरपीस लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सा स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय पर रख कर श्रोतिकाओं से संपर्दों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है। हम अपने इर्द गिर्द उपलब्ध सामग्री में स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना सीखें। इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो। जो ना समझ में मेरे से पूछ सकते हो।